हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री भाई विक्रम सिंह ठाकुर जी, जिनका आपने अभी संबोधन सुना, जो आपके विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं और यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी उनके पास है, भाई राकेश ठानिया जी, राज्यसभा की सांसद सुश्री इंदु गोस्वामी जी, माननीय विधायक श्री अर्जुन जी, रीता जी, अरुण कुक्का जी, रविंदर धीमार जी, राजेश ठाकुर जी, जियालाल जी, हमारे बीच में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, ओबीसी निगम के वाइस चेयरमैन ओपी चौधरी जी, स्मॉल सेविंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन संजय गुलेरिया जी, जीआईसी के उपाध्यक्ष श्री मनोहर धीमान जी, राज्यसभा के पूर्व में सांसद रहे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई कृपाल परमार जी, जिला के अध्यक्ष रमेश राणा जी, मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जी, और यहाँ नूरपुर ब्लॉक समिति की अध्यक्षा कुसुम जी, और हमारे बीच में श्रीमती वंदना ठानिया जी, जिनका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम के आयोजन में। पार्टी के हमारे सब साथी रविंदर चौधरी जी, शोभा डडवाल जी, भवानी ठानिया जी, राजेश काका जी, विनोद शर्मा जी, रोशन शर्मा जी, दीक्षा ठानिया जी, विराट दीवान जी, अरविंद सिंह जी, रजनी महाजन जी, अशोक कुमार जी, पंकज धीमार जी, राजेश टिप जी, जोगिंदर जी, सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज एक बार फिर से नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में आप सबके दर्शन करने का मौका मिला और जिस प्रकार से गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने अभिनंदन किया, स्वागत किया सभी नेताओं का, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज का दिन ऐसे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराणा प्रताप की जयंती भी आज है। उस दृष्टि से इस दिन का और भी ज्यादा महत्व बनता है और उसके लिए भी मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी ठानी जी का मैं संबोधन सुन रहा था, कह रहे थे कि काफी दिनों के बाद आना हुआ। हाँ, कार्यक्रम हमारा काफी दिनों के बाद हुआ, लेकिन आना जाना तो होता रहा। लेकिन मैं इस बात को भी देख रहा था कि भले ही काफी दिनों के बाद इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में हम सामूहिक रूप से मिल रहे हैं, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति लगातार हमारे देर से पहुंचने के बावजूद, देर से आने के बावजूद भी बहुत तेज गति से चली हुई है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। राकेश ठानी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा था 24 उद्घाटन के कार्यक्रम, 22 शिलान्यास, कुल मिलाकर के 46 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए और 165 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में, एक समय में, एक स्थान पर आते हैं। मुझे नहीं मालूम आज से पहले इस विधानसभा क्षेत्र में 165 करोड़ रुपए के 46 उद्घाटन और शिलान्यास हुए होंगे या नहीं होंगे,
लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आज का दिन इस नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है उस दृष्टि से, जहां उद्घाटन और शिलान्यास एक जगह हुए और वहां इस प्रकार के भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कई दिनों से हम सोच भी रहे थे, और स्थानीय जी बहुत गर्म तबीयत के आदमी है और होंगे भी, क्योंकि यहाँ की ऊंचाई में देख रहा था 2100 फीट है, और मैं तो जो है 7,500 की फीट पे रहने वाला आदमी हूं, तो ठंडे इलाके के आदमी, और इस गर्मी में पूरा आदमी गर्म नहीं होगा तो जोश ना होगा, गुस्सा नहीं होगा तो कहां होगा, स्वाभाविक है। और कई बार मुझसे मिलने के लिए आते थे और मिलकर के कहते थे कि नहीं आप सब जगह जाकर के आए, नूरपुर नहीं आए, और कहा नूरपुर भी समय पर जाएंगे। भाई और बहनों, बहुत इच्छा होने के बावजूद भी आप सबके बीच में बार बार आना इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कोविड का दौर था, और इस कोविड के दौर की वजह से इस तरह की हजारों की संख्या में अगर हम लोगों को इकट्ठा करते तो स्वाभाविक रूप से लोग हम पर आरोप लगाते कि आपने जीवन को, दूसरे लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया। इसलिए हमने तय किया कि जब तक ये दौर समाप्त नहीं होता तब तक के लिए बड़े कार्यक्रम नहीं करेंगे। और आज जब कोविड का दौर लगभग समाप्त होने की दिशा में बढ़ रहा है, आज मैं यहां पर नूरपुर में आकर के आपके सबके चेहरे पहचान पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, नहीं तो मुंह में वो लगा होता था, जैसे जिसको बोलते हैं वो लगा के रखा होता था, मालूम भी नहीं पड़ता। आदमी सामने से गुजर जाता है, कौन गया कौन आया मालूम ही नहीं पड़ता था। लेकिन अगर आज हम इस तरह से हजारों की संख्या में यहां पर बैठने की स्थिति में हो पाए हैं, ये श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, क्योंकि पूरे देश के लिए बिना पैसे के वैक्सीन उपलब्ध कराई, और वैक्सीन ही नहीं लगाने के लिए आग्रह किया। आप सबसे भी हमने निवेदन किया कि वैक्सीन लगाइए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वैक्सीन लगाने के लिए हिमाचल पूरे देश में सबसे आगे निकला, पहले नंबर पर था। पहली डोज में भी पहले नंबर पर, दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर। यह आप सबके सहयोग के बिना, आप सबके मदद के बिना संभव नहीं हो पाता। और आज मैं जाता हूं सभा में, मैंने कहा कांग्रेस के लोग हमको बोलते हैं कि कुछ नहीं किया। मैंने कहा वैक्सीन लगी, हाथ खड़े करो। हाथ खड़े किए तो उसका भी हाथ खड़ा हो गया क्योंकि वो लगी हुई थी। तो मैंने कहा आप बोल रहे कुछ नहीं किया, आपको भी तो वैक्सीन लगी है। बोल तो हाँ वो तो लगी है, बोलते हैं। आप कल्पना करो कांग्रेस का इतिहास इस प्रकार से सामने दिख रहा है कि हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, और उनकी तुलना में बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मंच पर भाषण देना कि कुछ भी नहीं हुआ। मैंने एक सभा में कहा कि हमारे कांग्रेस के मित्र मिलते हैं, इस तरह की बात कहते हैं। मैं चाहता हूं आप लोग बोले कि हुआ है कि नहीं हुआ है, आप जवाब दें। लोगों को कहा मैंने कहा वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। सब लोगों ने कहा लगी है। हाथ खड़े करके आप भी कह सकते हैं जिनको लगी है, सबको लगी है। एक डोज लगी है तो एक हाथ खड़ा करे, दो लगी है तो दोनों हाथ खड़ा करें। लेट आ रही है, लेट आ रही है। फिर भी कहते कुछ नहीं हुआ। 1 महीना लेट आ रही है। और अब तो बूस्टर भी लग गई, बूस्टर डोज भी लग गई। हमने कहा कि तुम कहते कि कुछ नहीं हुआ है,
गैस का चूल्हा घर घर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? लोगों ने हाथ खड़े करके कहा कि घर घर पहुंचा। कोई घर गैस के चूल्हे के बिना नहीं रहा। और यहां भी मैं कह सकता हूं कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां गैस का चूल्हा नहीं होगा। जिंदाबाद। बोलता हाँ ये भी हुआ। मोदी ने मैंने कहा इलाज के लिए इंतजाम हुआ। पहले सरकारें होती थी, किसी आदमी को अगर बीमारी लग जाए और वो आदमी गरीब हो और गरीब होने की वजह से अपना इलाज करने की स्थिति में ना हो पाए, ऐसे हालात में उसके सामने एक ही रास्ता रहता था कि या तो वो इलाज छोड़ करके घर आ जाता था, अधूरा इलाज करके घर आ जाता था, या अपनी जगह जमीन गिरवी रखते थे। और हमने कहा कि अगर हिमकेयर के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में सबको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है, तो हमको आप कहें कि ये हुआ है कि नहीं हुआ? लोग कहते हैं कि ये भी हुआ है। जब ये भी हुआ है, गैस का चूल्हा घर घर में पहुंचा, 3,31,000 गैस के चूल्हे गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत पहुंचाए, और 1,37,000 हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पहुंचाए। आज से पहले भी सरकारें रही, कई वर्षों तक रही। कोई सरकार आई जहां हिमाचल प्रदेश में कहा कि आपको गैस का चूल्हा देते हैं। हमने देखा गरीब परिवार की वो महिला को और दरवाजे में छुप करके ऐसे झांकती थी कैसा होता गैस का चूल्हा, कैसे जलता है, कैसे खाना बनता है। क्योंकि कर्मचारियों के घर में, कर्मचारियों के अतिरिक्त जो बहुत सारे हमारे ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, चाहे व्यापारी है चाहे दूसरे लोग हैं, उनके घर में गैस के चूल्हे हो गए। लेकिन एक गरीब परिवार, गांव का रहने वाला, वो सोचता था कि मेरे घर में भी गैस का चूल्हा हो। लेकिन वो सपना अगर साकार किया तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना के माध्यम से किया। और हिमाचल प्रदेश में जो बाकी बचे हुए परिवार थे, उनके लिए हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा पहुंचाया। हमने बेटियों के लिए, जिस दिन बेटी की शादी होगी उसके लिए हमने योजना बनाई। जिस दिन बीपीएल परिवार की बेटी की शादी होगी, क्योंकि बेटी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जिस दिन वो अपने मां बाप का घर छोड़ करके दूसरे घर में जाती है। और गरीब बेटी के जीवन में बहुत बड़ा संकट होता है जब वो ऐसी परिस्थिति के दौर में से गुजरती है। तो हमने शगुन योजना उस बेटी के लिए शुरू की। जिस दिन उस गरीब बेटी की शादी होगी, 31,000 रुपए हम शगुन का उसके खाते में डाल करके उसकी मदद करेंगे। सरकार 50 साल कांग्रेस की रही, लेकिन कहीं सोचा उसने कि हमको भी इस गरीब बेटी के लिए सोचना चाहिए? नहीं सोचा गया। हमने उस नौजवान के लिए सोचा, उस नौजवान के लिए जिसने कहा कि मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूं, काम करना शुरू करना चाहता हूं, हमें आप मदद करिए, थोड़ा सहारा दीजिए। हमने कहा मदद का रास्ता निकालने के लिए कुछ करना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की। 1 करोड़ रुपए के लोन पर अगर बेटी शुरू करेगी, कोई विधवा हमारी बहन शुरू करेगी, तो उसके लिए 1 करोड़ में से 35 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 35% सब्सिडी उसके लिए प्रावधान किया। अगर कोई बेटा, नौजवान हमारा बेटा कोई काम करना चाहता तो उसके लिए 1 करोड़ में 25 लाख रुपए की सब्सिडी देने का उसमें हमने प्रावधान किया। और आगे बढ़कर के हमने और चीजों को लेकर के सोचा। अभी हिमाचल दिवस के अवसर पर हमारे सामने एक प्रस्ताव आया कि सब साथियों ने, कैबिनेट के साथी विधायकों ने कहा कि कुछ और करना चाहिए। हमने क्या करना चाहिए? बहुत कुछ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद कहा कि महिलाओं की संख्या 50% है आबादी की, और उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। हमें कहा क्या सोचना चाहिए? कहा कि आजकल महिलाएं ऐसा नहीं है वो घर के काम में ही रहती हैं, वो घर के बाहर जाकर के काम करने के लिए निकलती हैं।
वो बाजार जाती है, वो अब छोटी मोटी नौकरी करती है, प्राइवेट सेक्टर में काम करती है। अगर हो सके तो उसके लिए किराए में बस के आने जाने के लिए कुछ रियायत दी जाए, कुछ कमी की जाए। और हमने हिमाचल दिवस के अवसर पर हमने तय किया कि अगर हमारी माताओं बहनों की अगर संख्या आबादी का 50% है तो किराया भी 50% ही लेंगे, आधा लेंगे और आधा नहीं लेंगे। इस पर तो पुरुष भी तालीम जा सकते हैं मेरे ख्याल से। कुछ पुरुषों ने मुझे कहा कि भाई आपने महिलाओं के लिए तो 50% कर दिया, हमने क्या बिगाड़ा है? बोलता है हमने क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं, जरा सोचो, गंभीरता से सोचो। भला तुम्हारा ही हो रहा है, बटुआ तुम्हारा ही खुलने से बच रहा है आधा। इसलिए पुरुष भी इसके लाभार्थी हैं। ऐसा मत सोचे कि ये महिलाओं के लिए किया गया, पुरुष इसमें लाभार्थी हैं। आगे बढ़कर के हमने और एक निर्णय किया, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पेयजल योजना के माध्यम से हम पूरे देश भर में सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिमला के रिज के मैदान पर इस बात का जिक्र किया। हर घर में नल और नल में शुद्ध जल, इस योजना के लिए जल शक्ति विभाग की ओर से सबसे बेहतरीन अगर कोई प्रदेश पूरे देश भर में काम कर रहा तो हिमाचल प्रदेश उसमें नंबर 1 पर है। लेकिन मैंने जब देखा कि मैंने कहा हम गांव में रहने वाले लोगों से हम किराया लेते हैं, पानी का कितना आता है? अधिकारियों ने कहा कि बहुत कम आता है। हमने कहा क्यों कम आता है? कि बहुत कम लोगों के यहां पर मीटर लगा है, बहुत सारे लोगों के लगा ही नहीं। हमने कहा अगर बहुत सारे कम लोगों के लगा है तो फिर हम बाकी उन लोगों से ले रहे हैं, बाकियों से नहीं ले रहा, ये भी उचित नहीं है। लेना है तो सबसे लीजिए, नहीं लेना तो किसी से मत लीजिए। हमने निर्णय किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारा पानी के कनेक्शन लगे होंगे हम उस पे कोई पैसा नहीं लेंगे, पानी का बिल भी माफ कर दिया। फिर भी कांग्रेस के लोग बोलते कि जरा हमने क्या किया, हम तुमको पानी भी मुफ्त पिला रहे हैं। और कांग्रेस वालों को तो खासतौर से मैं इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि आपको तो पिलाएंगे ही पिलाएंगे। और उसके बाद आगे बढ़कर के हमने एक और निर्णय लिया, हिमाचल ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता, हम बिजली पैदा करते हैं। पूरे देश भर में अगर 45,000 मेगावाट हाइड्रो सेक्टर में अगर बिजली का उत्पादन होता है तो 11,000 मेगावाट सिर्फ हिमाचल प्रदेश पैदा करता है उसमें। लेकिन मैंने इस बात को जब देखा, मैंने कहा हम बिजली राज्य के रूप में अपने आप को कहते हैं, लेकिन बिजली के माध्यम से हमने गरीब आदमी के लिए राहत क्या दी? तो हमने राहत नहीं दी। हमने तय किया, पहले हमने तय किया था कि हिमाचल प्रदेश में 60 यूनिट तक बिजली हम फ्री देंगे। लेकिन हमारे साथियों ने कहा 60 नहीं, 125 यूनिट तक जाना चाहिए। और हिमाचल दिवस के अवसर पर मैंने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश में जुलाई महीने के बाद 125 यूनिट बिजली के बिना पैसे के देंगे, यानी कि जीरो बिल आएगा। 125 अभी भी देखा होगा आप लोगों ने, बिजली का बिल आया कई लोगों को, आया कितना आया? जीरो बिल आया। जिनका 60 यूनिट बिजली खर्च हो रहा है उनको तो अभी जीरो बिल आ गया। और जुलाई महीने का मतलब अगले महीने के बाद 125 यूनिट, यानी कि जिसके घर में 8 बल्ब भी लगते हैं, फ्रिज भी चलता है, टेलीविजन भी चलते हैं, उसको भी बिल बिजली का जीरो आएगा। उसके बावजूद बोलते कि कुछ नहीं किया। इन सारी बातों को लेकर के ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। भाई और बहनों, अभी परसों हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आना हुआ था और वो एक ऐतिहासिक क्षण था हिमाचल प्रदेश के लिए। एक सामान्य सभा नहीं थी शिमला के रिज के मैदान पर। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शिमला के रिज के मैदान से 8 साल पूरे होने पर, केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर
पूरे देश को संबोधित किया। 17 लाख से ज्यादा लोग जो है वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़े हुए थे उस कार्यक्रम के, और सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, केंद्र के मंत्री भी उसका हिस्सा बने हुए। और इसके मैदान में आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आनंद लिया, माल रोड से होकर के स्टैंडर्ड पॉइंट से लेकर के रानी झांसी पार्क तक पैदल चल करके लोगों के बीच में जाकर के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। और मैं ये कहना चाहता हूं, हिमाचल के इतिहास में आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री देश के रहे, ये पहले प्रधानमंत्री जो माल रोड से जाकर के पैदल जाकर के रानी झांसी पार्क तक जो है पैदल पहुंचे, लोगों के बीच में पहुंचे। सुरक्षा वाले चिंतित थे, सब लोग चिंतित थे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये शिमला है, ये हिमाचल है, ये मेरे दिल में बसता है, यहाँ के लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत स्नेह है और ये हिमाचल के लोग मुझे भी बहुत प्यार देते हैं, इसलिए मैं इन लोगों से मिलकर के जाऊंगा। बड़ी सौभाग्य की बात। और उसके पश्चात रिज के मैदान से पूरे देश को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार की तारीफ, सरकार के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हिमाचल ने बहुत बेहतरीन काम किया, कोविड मैनेजमेंट में बहुत बेहतरीन काम किया है, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतरीन काम किया है, फार्मा हब हमारा बद्दी का जिसने देश नहीं दुनिया को भी कोविड के संकट में दवाइयां यहां से पहुंचाई, इससे बहुत सारी चीजों का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री जी ने आकर किया है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले शिमला आए और 16 और 17 तारीख का अगला कार्यक्रम भी धर्मशाला का निर्धारित हो गया। चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस 2 दिन वो धर्मशाला रहने वाले हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि कोई सभा का आयोजन हो, उन्होंने कहा सभा बाद में करेंगे, अभी मैं बैठक कर लूंगा, अभी मुझे इस कार्यक्रम को करने दीजिए। आप कल्पना करिए, ऐसे प्रधानमंत्री जो हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह होती है तो रिज के मैदान में आते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जब 1 साल का कार्यकाल पूरा होता तो धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में आते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जब हमारी सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का हमने आयोजन किया हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में, फिर धर्मशाला में आते हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री जो कोविड का संकट पूरे देश में लगा हुआ था उसके बावजूद भी वर्चुअल नहीं एक्चुअल तरीके से जाकर के अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करने के लिए मनाली उतरे। मनाली के बाद जाकर के लाहौल गए, लाहौल से बाद फिर मनाली आए, वापस 3 जगह सभाएं संबोधित की उस वक्त भी। और ऐसे प्रधानमंत्री जब हमारा 4 साल का कार्यकाल पूरा होता है तो मंडी के मैदान, पड्डल के मैदान में आज तक की हिमाचल की सबसे बड़ी सभा को संबोधित करने के लिए 4 साल के कार्यकाल में पड्डल के मैदान में आए और 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ साथ में 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से हमने MOU साइन किए थे उसका काम वहां पर करके गए। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी शिमला के रिज के मैदान पर 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर फिर शिमला पहुंचे 31 मई को, और 16-17 मई को जून को फिर धर्मशाला में चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस में फिर से आ रहे हैं। और बहुत जल्दी एम्स का भवन बनकर के बिलासपुर में तैयार होने वाला है, जुलाई के महीने में उसका उद्घाटन करने के लिए बिलासपुर आ रहे हैं। और उसी तरह से आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम एक चंबा में भी किया जाए। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। ऐसे प्रधानमंत्री जो हिमाचल को दिल के बहुत करीब रखते हैं, जब हम बुलाते हैं तब आते हैं और आकर के हिमाचल के विकास के लिए मदद करके चले जाते हैं। विचित्र लगा मुझे कांग्रेस के नेताओं ने जब बौखलाहट में देखा कार्यक्रम में बहुत लोग आ गए, ये लोग कहां से आ गए, इतने लोग कहां से आ गए। अरे 50,000 के करीब तो लोग शिमला में पहुंचे
लेकिन 25,000 के करीब जो है हिमाचल में दूसरी जगह लोग जो है जो कार्यक्रम हमने 11 जगह जिला मुख्यालय में किए वहां पर सुनने के लिए बैठे थे। यहां पर भी कांगड़ा में भी बैठे थे, मंडी में भी बैठे थे, कुल्लू में, सभी जिलों में बैठे थे और सभी मंत्री वहां पर उपस्थित थे। कह रहे कि ये प्रधानमंत्री जी को और काम नहीं है, ये हिमाचल आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, इस प्रकार की बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आपके कार्यकाल में तो 5 साल में एक बार प्रधानमंत्री नहीं आते थे, एक बार आए थे और शिमला में ठंडी हवा में ही सो गए थे वो रिज के मैदान पर। और यहां देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी आते हैं तो हिमाचल को ही संबोधित नहीं करते हैं, हिमाचल की ही जनता को संबोधित नहीं करते हैं, शिमला के रिज मैदान से पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया, पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया। तुम्हारे प्रधानमंत्री आते नहीं और हमारे प्रधानमंत्री हिमाचल में इसलिए आते हैं कि उन्होंने कहा ये हिमाचल में मेरा भी हक है, मैंने जिंदगी का बहुत वक्त यहां गुजारा है, इसलिए जब भी हिमाचल आता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। इससे बड़ा सौभाग्य हम सब हिमाचल वासियों के लिए और कोई नहीं हो सकता है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हमको एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स हमको दिल्ली से स्वीकृत करके हिमाचल प्रदेश को दिए। अटल टनल का उद्घाटन 2024 में होना बताया जा रहा था, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने उन्होंने कहा कि अटल टनल रोहतांग में बहुत देर हो गई है, इसको जल्दी करना है, इसको जल्दी इसका उद्घाटन करने की तैयारी करिए, जो भी करना है, जो सहयोग चाहिए केंद्र से वो सहयोग देंगे। और वो 2024 में जो उद्घाटन होने वाला था वो 3 अक्टूबर 2020 को करके चले थे। आप काम की गति देख सकते हैं, काम का तरीका आप देख सकते हैं। 800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को स्पेशल असिस्टेंस के रूप में मदद की। आज अगर यहां पर हमारे इस प्रकार के भवन बन रहे हैं, एमसीएच का भवन बन रहा है, यहां पर हमारा स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स यहां पर बना करके तैयार किया गया, और इसके अलावा यहां पर और जो हमारे पुलों के काम, सड़कों के काम, हॉस्पिटल की बिल्डिंग के काम जो चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, 800 करोड़ रुपए स्पेशल असिस्टेंस के रूप में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए मदद के रूप में दिया। और आने वाले समय में मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि बहुत जल्दी हमें पूरा भरोसा है, हिमाचल प्रदेश की ओर से हमने कहा है कि बल्क ड्रग फार्मा का हब जो है, जो मिलना है पूरे देश भर में 3 मिलेंगे, उस पर एक पर हमने भी दावा किया है। मुझे पूरा भरोसा है, भाई विक्रम सिंह जी बहुत जोर से लगे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि बल्क ड्रग फार्मा का हब भी हिमाचल प्रदेश को मिलेगा, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा और हिमाचल प्रदेश के एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में जो है डेवलप होकर के दुनिया के सामने खड़ा होगा। भाई और बहनों, बहुत सारी चीजों को लेकर के हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की है। अगर ये कोविड का संकट नहीं होता, परिस्थिति अलग तरह की होती। कहने के लिए 4.5 वर्ष, लेकिन 2 वर्ष से ज्यादा का वक्त कोविड के इस दौर में गुजर गया और हमारे सामने आदमी की जिंदगी को बचाना ये पहला लक्ष्य था, और हिमाचल ने उस काम को बहुत बेहतर ढंग से किया। जो हमारे कांग्रेस के मित्र हमको कहते हैं कि जयराम ने क्या किया, उनके 50 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन के प्लांट थे, और 2 साल के अंदर आज मेरे पास हिमाचल प्रदेश में 50 ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगे, और नूरपुर में भी सामने जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। 50 वेंटिलेटर 50 साल में कांग्रेस के शासन में, और आज मेरे पास 1050 से भी ज्यादा वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में है, और 50 में से भी 30 कांग्रेस की जो सरकार के थे वो चलते नहीं थे। अगर कहने की बात आएगी तो बहुत कुछ बात कहेंगे। एक शोर खूब डालते थे
कि हम आ रहे हैं, हमारी बारी आ रही है। उनको इस बात को समझना चाहिए, बारी का दौर समाप्त हो गया। यहां उत्तराखंड वाले भी बोल रहे थे, कांग्रेस में, कांग्रेस के लोग वहां पर भी बोल रहे हैं हमारी बारी आई नहीं बारी, वहां पर जो बारी चली है वही चलती रही। उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि यहां सरकार हर 5 वर्ष के बाद बदलती है, योगी जी चले जाएंगे, लेकिन योगी जी नहीं, फिर आ गए। जो बारी का रिवाज था वो रिवाज समाप्त हो गया। और हिमाचल प्रदेश में भी इस बात को कहने की कोशिश करते कि हमारी बारी है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं मित्रों, ये बारी का रिवाज अब खत्म हो गया है, हमारी बारी है, हमारी ही बारी चलती रहेगी। नवंबर के महीने में चुनाव होगा मित्रों। हमने सरकार बनाई है, सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, एक बार नहीं अनेक बार उस दौर में से गुजरे हैं, लेकिन एक काम करने को बाकी बचा है। उस काम को हम आपकी बात करेंगे। भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बना करके छोड़ेंगे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना है। देश की आवश्यकता नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और हिमाचल के लिए हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए। तो नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करने के लिए हम सबको आगे बढ़ करके काम करना होगा। और मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग उस काम को करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और यहां आप लोग आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे, आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। भाई राकेश ठानिया जी ने कुछ बातों का जिक्र किया था, कुछ कागज इनके पास, मैंने उनको कहा कि भी बहुत हो गया, जहां मंत्री होता है वहां पर बहुत कुछ ऐसे ही हो जाता है, बहुत कुछ काम ऐसे ही हो जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे कर दिए हैं मेरे ख्याल से, मेरे मुझे जानकारी है उन सारी चीजों को, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अच्छी बात है कि विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, विकास हो, उसके लिए कमी ना छूटे। उसके लिए विधायक जागरूक होना चाहिए, लड़ने वाला होना चाहिए और जूझने वाला होना चाहिए। राकेश ठानी हमेशा अपनी बात को बुलंद तरीके से हम कहते रहे और अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी न छोड़ी भी नहीं। और कुछ चीजों का जहां उन्होंने जिक्र किया है, एक ये कहा है कि वेटनरी हॉस्पिटल सुलैली, ग्राम पंचायत सुलैली में वेटनरी हॉस्पिटल, जांच वेटनरी हॉस्पिटल खैरियां और वेटनरी डिस्पेंसरी बरुई, यही है। ये 4 जगह कहा गया है। ये 4 बातें पूरा कर लो उनको या आधा करो? पूरा करना चाहिए, आधा कर सकता हूं, 2 कर दूं, 2 बाद में करूंगा। ये चीजें बताई गई है, ये चारों सुलैली, जाट, खैरियां और बरूही के लिए जो इन्हें मांग की है, इन मांगों को मैं स्वीकार करता हूं और उनको पूरा करेंगे। ये मैं आपके बीच में कह रहा था। इसके आगे एक सीएससी खैरिया का कहा कि इसको अपग्रेड करके सीएससी है, लेकिन इसकी बेड कैपेसिटी बढ़ानी है और शायद मेरे को अभी शायद 10 की बेड कैपेसिटी होगी, तो इसकी बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके इसको 30 बेडेड सीएससी खैरिया को मैं करने की यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि वहां पर स्टाफिंग भी पैटर्न पर हो सके और वहां पर लोगों को सुविधा भी स्वास्थ्य की उस तरह से हो सके। इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। और उसी तरह से एक और बात कही पीएससी, हाँ सुखा, और दूसरी पीएससी फटोकाबाद। ये 2 पीएससी की मांग की गई है। मुझे मालूम नहीं है कितनी दूरी या क्या है, लेकिन ये कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, डिस्टेंस के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ नॉर्म्स इसमें होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये पूरे ही होंगे। ये दोनों पीएससी भी आपके यहां पर हम खोल करके देंगे, नॉर्म्स पूरे होने चाहिए और मुझे पूरा भरोसा कि इससे भी आपको लाभ होगा। और एक और बात जो उन्होंने कही, जो बीएमओ गंगत जो है उसका नाम बदल करके जो है नूरपुर करना है, क्योंकि शायद वहां पर दूसरा बीएमओ ऑफिस हमने पहले अभी कुछ वक्त पहले हमने दिया है। किस नाम से दिया है? इंदौरा का दिया है। तो उसको बीएमओ को जो है वो गंगत से नूरपुर के नाम पर इसको बदलने की बात कही गई है। तो उसको इस प्रकार से कर देंगे। ये तो इंटरनल मामला है, इसको बहुत ज्यादा कठिनाई उसमें नहीं है। और उसी तरह से एक आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर
खेल जीपी खेल में एक आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर सुगात में, हाँ जी, सौगट है ये, सौगट में, और उसके बाद एक आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर मेकर में। ये 3 हेल्थ सब सेंटर मांगे गए हैं यहाँ पर, और मैं तो समझता हूँ हालांकि यहाँ पर आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर की आपकी आवश्यकता रहेगी क्या? ये तीनों हेल्थ सब सेंटर जो है हमारे नॉर्म के मुताबिक ठीक होने चाहिए, इनको भी करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। खेल, सौगट और मेकर में ये तीनों का तीनों करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है वो हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए यहाँ पर इन्होंने 2 स्कूल कहे हैं, 3 स्कूल कहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल कमनाला, गवर्नमेंट हाई स्कूल दन्नी और गवर्नमेंट हाई स्कूल खजन, ये 3 कहा है, और ये भी पूरे होने चाहिए। तीनों चाहिए, पक्का चाहिए, दे दें नहीं दें, देने। तो तीनों स्कूल जो है वो हम हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की यहाँ पर घोषणा करते हैं। और उसके अलावा एक यहाँ पर कहा गया कि एक साइंस स्ट्रीम की क्लासेज जो है वो ग्योरा में, और साइंस और कॉमर्स की क्लासेज जो है धनेटी में। ये भी आपने बात कही है, इन सारी चीज़ों को लेकर के भी हम जरूर करेंगे। और उसके बाद जो मिडिल स्कूल के लिए इन्हें लिस्ट दी है, जो स्कूल मिडिल स्कूल से हाई, और उसमें मैं नाम का जिक्र करना, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो भी इसमें नॉर्म्स में आ जाएंगे उनको उस तरह से हम पूरा कर देंगे, जिनका जिक्र इन्होंने किया है नॉर्म के मुताबिक आने चाहिए, उसके मुताबिक हम कर देंगे। और इसके अतिरिक्त पटवार सर्कल, ब्रंडा और बसा, ये 3 नए पटवार सर्कल बनाने की इन्होंने बात कही है। ये तीनों पटवार सर्कल हम आपको बना करके देंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसके अतिरिक्त एक बात उन्होंने जो कही है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन यहाँ है, लेकिन ये मांग कर रहे हैं कि इसमें हमारा जो एरिया यहाँ पर जो जुड़ता है, साथ वाला एरिया जुड़ता है, और उस एरिया जिस एरिया को हम जोड़ेंगे, जिसमें हमारे 4 विधानसभा क्षेत्र शायद इसमें आएंगे, उसमें शामिल होंगे, और उनको अगर उस तरह से जोड़ा जाता है तो यहाँ पर एक जस्टिफिकेशन जो है हमारे सर्कल की बनती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। और मैंने इस सारी चीज़ को लेकर के आज सुबह सुखराम चौधरी जो हमारे पावर मिनिस्टर है उनसे भी बातचीत की, और बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कुछ सोचा जा सकता है। तो आप बताइए, सोचना है इस पर क्या सोचना है? हम कह रहे हैं सोचेंगे, सोचना नहीं है, करना है। तो उसके बदले में आपको क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बताओ मुझे। जयराम जी बार तब हो पाएंगे जब नूरपुर से फिर से आप पठानी जी को शिमला पर जाएंगे। जब आप विधायक बना करके भेजेंगे तभी होगा ना, ऐसा तो होगा नहीं, बोलने से नहीं होगा। लेकिन आपकी कमिटमेंट अगर पक्की है तो, अगर आप कह रहे हैं कि हम फिर से भाजपा का विधायक बना करके शिमला पहुंचाएंगे, अगर वादा ये है, पक्का है, 100% है, तो आपके लिए ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सर्किल हम यहां पर देने की आज घोषणा करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सर्कल होने से आपके इस क्षेत्र के इलाके के लिए जो बिजली की समस्या है वो सदैव के लिए मुझे लगता है कि दूर हो जाएगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक और जो बात कही गई है यहाँ पर, जिस बात का जिक्र यहाँ पर किया गया, नूरपुर एकदम पंजाब के साथ लगता है, और पंजाब में हालात बहुत अलग तरह के आज की तारीख में हम देख रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से वो चिंता का विषय है।
हम उस पर कहना नहीं चाह रहे हैं। एक नई राजनीतिक पार्टी वहां पर सत्ता में आई है, उसका काम करने का तरीका 2 महीने में आपके सामने आ गया। आप कल्पना करिए, पंजाब में खालिस्तान का झंडा लग जाता है, खालिस्तान के नारे लग जाते हैं, दीवारों पर खालिस्तान लिखा जाता है, कार्रवाई नहीं होती। और हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में विधानसभा के गेट के सामने खालिस्तान का झंडा लगता है, खालिस्तान लिखा जाता है। हम उन लोगों को, और हालात क्या बन गए पंजाब में, एक दिन पहले सुरक्षा वापस ले ली जाती है, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं मैं सबकी सुरक्षा वापस लेता हूं। सुरक्षा राजनीतिक दृष्टि से ना दी जाती है ना ली जाती है। अगर किसी को सुरक्षा दी जाती है उसके लिए एक व्यवस्था होती है, कमेटी होती है, वो कमेटी तय करती है कि इस व्यक्ति को सुरक्षा देना कितना उचित होगा, इसको जो है सिक्योरिटी थ्रेट कितना गंभीर है, उसके बाद उसको निर्णय होती किस तरह की सुरक्षा उसको दी जाएगी, और फिर उसके बाद होम डिपार्टमेंट उसको जो स्वीकृत करता है। तो राजनीतिक मंच से ना सुरक्षा दी जाती है ना सुरक्षा वापस ली जाती है। एक दिन पहले सुरक्षा वापस ली जाती है, दूसरे दिन हाथ में AK-47 लेकर के लोग चले जाते हैं और सिद्धू मूसेवालों को जो है वो सड़क में जो है गोली से छलनी कर दिया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में उसकी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। पिछले कल की मैं घटना देख रहा था, पंजाब में एक बस को रोक दिया गया, रोकने के बाद जितनी भी सवारियां बैठी थी बंदूक की नोक पर, उन बस वालों के पास जो कुछ भी था सबका लूट करके लेके चले। ये क्या हो रहा है? कहा तो जा रहा है कि बड़ी ईमानदार सरकार है, ऐसी सरकार है। मैं देख रहा था यहां दीवारों पर लिखा है अब की बार केजरीवाल। उनका एक मंत्री हिमाचल प्रदेश में आकर के घूम रहा था और कह रहा था, मुख्यमंत्री के बारे में कई तरह की बातें टिप्पणियां कर रहा था, ऊंचे ऊंचे भाषण दे रहा था। कहां है वो आपके प्रभारी श्रीमान जी केजरीवाल जी? आज जेल की सलाखों के पीछे है। करोड़ों रुपए के मामले को ईडी ने उनको गिरफ्तार करके जो है जेल में दे दिया और कह रहे हैं कि ईमानदार। उनको तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए केजरीवाल जी के। इसलिए भाई और बहनों, ये सारी चीजों का मैं अभी ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। और वही स्थिति हमारे कांग्रेस के नेताओं की है। कांग्रेस की स्थिति क्या बन गई? सब छोड़ते जा रहे हैं, सब छोड़ते जा रहे हैं। तुम आगे बढ़ो, अब आप अंदाजा लगाइए, गुजरात में कांग्रेस फेल हो गई, बघेला को अध्यक्ष बनाया, उससे नहीं चली, किसी और को बनाया, वो नहीं चला, फिर वो हार्दिक पटेल एक बना दिया था, उनको बना दिया कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। और पिछले कल वो ही हमारी पार्टी में आ गया। बचा कुछ नहीं बचने वाला। और यहां हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में आप देखिए होता क्या है। हमारे सामने चिंता का विषय है तो हमारा बॉर्डर एरिया खासतौर से नशे से प्रभावित हो रहा, वो जो हमारे लिए चिंता का विषय है। और उस तरह से हम देखते हैं खासतौर से हमारा ये पंजाब के साथ का लगा हुआ इलाका, जिसमें ये नूरपुर का इलाका, इंदौरा का ये इलाका, फतेहपुर का इलाका, ऊना का इलाका, सारा इस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। और इसलिए यहां पर जो बात कही गई है, हमने उस दृष्टि से विचार गंभीरता से किया। पहले डीएसपी बैठते थे और डीएसपी बैठाने के साथ साथ में हमने वहां पर एएसपी बैठाने का निर्णय किया। लेकिन अब बात आ रही है कि मैं इसमें और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता, जो हालात है, जो परिस्थिति है, इसमें और ज्यादा बेहतर करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में हमारे 12 जिले हैं, लेकिन पुलिस के जिले हमारे 13 हैं, क्योंकि बद्दी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर भी एक तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट हमने कॉन्स्टिट्यूट किया है, ताकि वहां पर उस इंडस्ट्रियल एरिया में अच्छी सुरक्षा दे सके, कानून व्यवस्था को बेहतर कर सके।
और आज मैं इस बात से सहमत हूं कि आपके इस इलाके में, नूरपुर के इलाका जो पंजाब के साथ लगता है, अलग तरह की परिस्थितियों में से गुजर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपकी जो मांग यहाँ पर जो राकेश ठानिया जी ने यहाँ पर उठाई है कि यहाँ हमको अलग से पुलिस डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो मैं आपके बीच में घोषणा करता हूं कि आपके नूरपुर के लिए अलग पुलिस डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पर बनाएंगे, ताकि यहाँ के इलाके को अच्छी एक जो है कानून व्यवस्था की दृष्टि से मदद हो सके। भारत माता की और ये शुरुआत इसलिए हम कर रहे हैं कि आने वाले समय में सर इस दिशा में जा करके हमको काम करना है। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं आप सबके बीच में से भी इतना कहना चाहता हूं, जो हमारे करने का था वो हमने कर दिया, अब आपके करने का है और वो आपको करना है। वो बताने की जरूरत नहीं है, उस काम को आप पूरा करिए। इतनी बात कहते हुए आज के इस भव्य कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत बधाई। राकेश ठानिया जी को बहुत बहुत बधाई और पार्टी के संगठन की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नूरपुर का कद और ऊंचा होगा। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय माता। धन्यवाद सर, आपका मार्ग